नर्मदा की घाटी में बहने वाली हवा अब भी तलवारों की टंकार और युद्ध के नगाड़ों की गूंज को याद करती थी। शकों और सातवाहनों के बीच हुए युद्धों ने इस भूमि को बार बार रक्त से लाल किया था। प्रत्येक पीढ़ी मानो ये शपथ लेकर उठती कि वह अपने पूर्वजों के अधूरे युद्ध को पूरा करेगी। सातवाहन साम्राज्य ने कई बार शकों को हराया, परंतु विजय कभी स्थायी नहीं रही। हर हार के बाद शकों ने अपने घोड़े फिर से काठी में कस दिए और फिर से युद्धभूमि की ओर निकल पड़े। यह उनकी घुमक्कड़ी और योद्धा प्रवृत्ति का ही परिणाम था कि वे हारकर भी मिटे नहीं, बल्कि और अधिक शक्ति के साथ लौटे। गौतमीपुत्र शातकर्णी के पश्चात सातवाहन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनके वंशजों ने शकों के विरुद्ध अपनी नीतियां नहीं छोड़ी। कई दशकों तक ये संघर्ष चला, कभी नर्मदा के तट पर, कभी मालवा के मैदानों में, तो कभी गुजरात की धरती पर। इसी बीच शकों के साम्राज्य में भी उत्तराधिकार के झंझावात उठे। हर शासक उतना सक्षम नहीं था जितना रुद्रदामन। कभी कभी कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ जाती, तो कभी किसी पराक्रमी उत्तराधिकारी के कारण फिर से विस्तार पा लेती। एक समय ऐसा आया जब शकों का साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। उज्जैनी उनकी राजधानी थी, सौराष्ट्र और मालवा उनके अधीन थे, और गुजरात का समुद्र तटीय व्यापार उनके खजाने को सोने से भर रहा था। उनके सिक्कों पर अंकित सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक मानो ये घोषणा कर रहे थे कि उनकी सत्ता चिरस्थायी है। लेकिन समय का नियम है कि जो ऊपर उठता है वह एक दिन नीचे भी आता है। शकों की शक्ति को धीरे धीरे चुनौतियां मिलने लगी। दक्षिण से सातवाहनों का दबाव तो था ही, पर उत्तर में गुप्त साम्राज्य का उदय होने लगा था। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तरी भारत को एक सूत्र में बांधना शुरू किया। यद्यपि गुप्त साम्राज्य का प्रभाव शकों पर सीधे तत्काल नहीं पड़ा, परंतु उनके उदय की छाया धीरे धीरे पश्चिमी भारत तक फैलने लगी। गुप्तों की उभरती शक्ति ने व्यापार मार्गों को प्रभावित किया और शकों की सामरिक स्थिति को कमजोर किया। इसी समय शकों की आंतरिक स्थिति भी बदल रही थी। उनके प्रशासन में भारतीयकरण इतना गहरा हो चुका था कि अब वे विदेशी नहीं बल्कि भारतीय ही प्रतीत होते। उनके नाम संस्कृतनिष्ठ होने लगे, उनकी उपाधियां वैदिक परंपरा के अनुरूप होने लगी। जनता उन्हें अपने शासक के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, किंतु ये समरसता उनकी राजनीतिक शक्ति को स्थिर रखने में सक्षम नहीं हो सकी। सातवाहन शासकों ने बार बार शकों को चुनौती दी। एक निर्णायक संघर्ष में सातवाहन नरेश वशिष्ठपुत्र पुलुमावी ने शकों को हराकर उनके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। परंतु जैसे पहले हुआ था, वैसे ही इस बार भी शकों ने पुनः अपने खोए हुए प्रदेश वापस ले लिए। ये संघर्ष इतना लंबा और जटिल था कि किसी एक पक्ष को स्थायी विजय नहीं मिल सकी। शकों के शासकों ने अपनी सत्ता की रक्षा के लिए किलेबंदी को मजबूत किया। उज्जैनी और गिरनार जैसे नगरों में उनके द्वारा निर्मित दुर्ग आज भी उनकी सामरिक दूरदर्शिता का प्रमाण देते हैं। व्यापार मार्गों पर चौकियां स्थापित की गई ताकि कर वसूली व्यवस्थित हो और किसी भी विद्रोह को तुरंत दबाया जा सके। इस काल में शकों का सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय रहा। उज्जैनी खगोल शास्त्र और ज्योतिष का केंद्र बनी। यहाँ के विद्वानों ने तारों की गति का अध्ययन किया और पंचांग की गणनाएं व्यवस्थित की। इसी परंपरा का परिणाम था शक संवत, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ये केवल कालगणना नहीं, बल्कि शकों की स्थायी धरोहर थी। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी उनकी छाप गहरी पड़ी। रुद्रदामन का संस्कृत अभिलेख पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। उसके उत्तराधिकारियों ने भी संस्कृत और प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके सिक्कों पर अंकित चित्रांकन में यूनानी प्रभाव के साथ भारतीय प्रतीकों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। ये कला उनके साम्राज्य की बहुरंगी प्रकृति का प्रतीक थी। फिर भी शकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी सैन्य शक्ति को बनाए रखना थी। लगातार युद्धों और आंतरिक संघर्षों ने उनकी सेना को कमजोर कर दिया। खजाने भरे थे, पर सेना में अनुशासन उतना नहीं रहा। धीरे धीरे उनके प्रतिद्वंद्वी, चाहे सातवाहन हो या आगे चलकर गुप्त, अधिक संगठित होते चले गए। युद्ध और राजनीति की इस कड़ी लड़ाई के बीच जनता का जीवन भी बदल रहा था। व्यापार से समृद्ध नगरों में समृद्ध व्यापारी वर्ग उभरा, जिसने मंदिरों और स्तूपों का निर्माण कराया। गांवों में कृषक जीवन चलता रहा, परंतु युद्धों का बोझ कर के रूप में उन पर भी पड़ा। फिर भी इस समय तक शकों का साम्राज्य अब भी शक्तिशाली था। वे पश्चिमी भारत के निर्विवाद शासक थे और उनकी उपाधि
महाक्षत्रप दूर दूर तक गूंजती थी। लेकिन इतिहास का चक्र अब धीरे धीरे उनकी ओर पीठ फेर रहा था। गुप्त साम्राज्य और सातवाहन शक्ति के बीच फंसे शकों का भविष्य धीरे धीरे अंधकार में होने लगा। समय बीतता गया और शकों का साम्राज्य, जो कभी अपनी शक्ति और वैभव से जगमगाता था, अब धीरे धीरे थकान महसूस करने लगा। उज्जयिनी की प्राचीरें अब भी मजबूत खड़ी थी, भरिगोकच का बंदरगाह अब भी विदेशी व्यापारियों से गूंजता था, परंतु शासकों की आंखों से वह चमक गायब होने लगी थी जो रुद्रदामन और उसके समकक्ष राजाओं में दिखाई देती थी। दक्षिण से सातवाहनों का दबाव यथावत बना रहा। सातवाहनों के साथ शकों की टकराहट मानो पीढ़ी दर पीढ़ी चली। कभी शकों की तलवारें विजयी होती तो कभी सातवाहनों की गदा। ये संघर्ष किसी एक राजा की नहीं, बल्कि दो परंपराओं की भिड़ंत थी। एक और विदेशी मूल से उठे शक, जो अब भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके थे, दूसरी ओर दक्कन की धरती से उठे सातवाहन, जिनकी जड़ें स्थानीय समाज में गहरी थी। इसी बीच उत्तर भारत में एक नया सूरज उग रहा था। गुप्त वंश का उदय हो रहा था। प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य छोटा था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसे इतना विस्तार दिया कि वह उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गया। गुप्त साम्राज्य का उदय शकों के लिए एक अनदेखी आंधी की तरह था, जो धीरे धीरे पश्चिमी भारत की ओर बढ़ने लगी। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ विजय के दौरान अनेक शासकों को पराजित किया। शकों का उल्लेख उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में नहीं मिलता, किंतु ये निश्चित है कि समुद्रगुप्त की विजयों ने पश्चिमी भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। गुप्त शक्ति के फैलते प्रभाव ने शकों के व्यापार मार्गों और सीमाओं पर दबाव डालना शुरू कर दिया। शकों ने इस चुनौती को समझा और अपने गढ़ों को मजबूत किया। उज्जयिनी और गिरनार की प्राचीरें ऊंची की गईं, सैनिकों की भर्ती हुई और व्यापारिक करों को बढ़ाकर खजाने भरे गए। परंतु इस सब के बावजूद उनका मनोबल पहले जैसा नहीं रहा। सातवाहनों के साथ उनका संघर्ष अब थकाऊ हो चुका था। सातवाहन साम्राज्य भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, परंतु उनके साथ हुए लंबे युद्धों ने शकों की शक्ति को काफी हद तक क्षीण कर दिया था। सैनिक अब पहले जैसे जोश से नहीं लड़ते थे, प्रजा युद्ध और करों के बोझ से त्रस्त हो चुकी थी। इसी समय गुप्त साम्राज्य का सबसे तेजस्वी नरेश, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पश्चिम की ओर बढ़ा। ये वही विक्रमादित्य था जिसके नाम से भारतीय साहित्य और परंपरा में स्वर्ण युग जुड़ा। उसने शकों को निर्णायक युद्ध में पराजित किया। उज्जयिनी, जो लंबे समय तक शकों की राजधानी रही, अब गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गई। कहा जाता है कि इस विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यद्यपि इस उपाधि के साथ अनेक किंवदंतियां जुड़ी हैं, परंतु ये तथ्य निर्विवाद है कि उसकी विजय ने शकों के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। शकों का पतन केवल एक राजवंश का पतन नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास के एक पूरे युग का अंत था। सदियों तक भारत के पश्चिमी तट और मध्य क्षेत्र पर राज करने वाले शक अब इतिहास की धारा में विलीन हो गए। उनकी जगह गुप्त साम्राज्य ने ले ली, जिसने भारत को स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया। फिर भी शकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनकी सबसे बड़ी धरोहर रही शक संवत, जो आज भी भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में प्रचलित है। उनके सिक्के भारतीय मुद्राओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी स्थापत्य और कला ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। उन्होंने भारतीय समाज में विदेशी तत्वों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता दिखाई। उनकी उपाधि महाक्षत्रप और उनके अभिलेख आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि वे केवल आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि सशक्त शासक और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उज्जयिनी की खगोलशाला, गिरनार का अभिलेख, भरिगुकच का व्यापार, ये सब उनके वैभव के प्रतीक हैं। इतिहास में शकों का अंत हो गया, पर उनकी स्मृति जीवित रही। भारतीय लोक कथाओं में उन्हें कभी विदेशी आक्रांता कहा गया, कभी न्यायप्रिय शासक, पर सच्चाई यह है कि उन्होंने भारतीय इतिहास की धारा को नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि कोई भी विदेशी शक्ति इस भूमि में आकर केवल बाहरी नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार शकों का साम्राज्य समाप्त हुआ, पर उनकी गाथा अमर रही। उनके सिक्के आज भी पुरातत्वविदों के हाथों में आते हैं, उनके अभिलेख आज भी शिलाओं पर अंकित है, और उनका संवत आज भी समय की गणना का आधार है।
जब उज्जयिनी की दीवारें गुप्त साम्राज्य के हाथों ढह गईं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सैनिकों ने शकों की अंतिम राजधानी पर विजय पताका फहरा दी, तब मानो समय ने एक नया पन्ना पलट दिया। वो पन्ना जिस पर शकों की तलवारों की गूंज, उनके व्यापारिक जहाजों की चहल पहल और उनके प्रशासन की शक्ति अंकित थी, अब धुंधलाने लगी। परंतु इतिहास का ये नियम है कि कोई भी साम्राज्य केवल लुप्त नहीं होता, वह अपने पीछे कुछ न कुछ ऐसा छोड़ता है जो आने वाली पीढ़ियों की आत्मा में जीवित रहता है। शकों का पतन केवल उनके साम्राज्य का अंत था, उनकी संस्कृति का नहीं। उनके सिक्के, जिन पर राजाओं के चेहरे और यूनानी ईरानी प्रभाव की झलक दिखती थी, अब भी बाजारों में प्रचलित थे। व्यापारी उन्हें गिनते, लोग उन्हें तौलते और बच्चे उन्हें खेल में उछालते थे। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य ने अपनी मुद्राएं जारी की, पर शकों की छाप मुद्रा शास्त्र में अमिट रही। गुप्त विजय के बाद शकों के शासकों का नाम धीरे धीरे ऐतिहासिक ग्रंथों से मिट गया, पर उनकी प्रजा वही रही। गुजरात, सौराष्ट्र, मलवा और काठियावाड़ की धरती, जो कभी शकों की शक्ति का केंद्र थी, अब गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गई। किंतु यहाँ की जनता अपने रीति रिवाजों और जीवन में शकों की परंपराओं को जीती रही। कई शक क्षत्रपों ने गुप्त दरबार में सेवक बनकर या स्थानीय प्रशासक बनकर अपना जीवन आगे बढ़ाया। भारतीय समाज की महान विशेषता है समावेश। जिसने भी इस धरती पर कदम रखा, वह यहाँ के रंग में रंग गया। शकों के साथ भी यही हुआ। उनके उत्तराधिकारी धीरे धीरे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में विलीन हो गए। वे वैदिक परंपराओं में रच बस गए, यज्ञों में भाग लेने लगे, मंदिरों में दान देने लगे और बौद्ध विहारों को अनुदान देने लगे। गिरनार और जूनागढ़ के शिलालेख अब भी ये बताते हैं कि शक क्षत्रप केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण के संरक्षक भी थे। एक शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि कैसे रुद्रदामन ने एक बांध की मरम्मत करवाई थी, जिससे जनता को अपार लाभ मिला। गुप्त काल में भी यह बांध उपयोग में रहा और लोग याद करते रहे कि कभी किसी शक शासक ने उनके लिए यह महान कार्य किया था। गुप्त साम्राज्य ने शकों की परंपराओं को नष्ट करने के बजाय उन्हें आत्मसात कर लिया। विक्रम संवत, जिसकी नींव संभवतः उज्जयिनी से जुड़ी परंपराओं में थी, गुप्त काल में और लोकप्रिय हो गया। समय की गणना के लिए शक संवत और विक्रम संवत दोनों का उपयोग होता रहा। आज भी भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जो शकों की सबसे स्थायी धरोहर है। पतन के बाद भी शकों की गाथा लोक स्मृति में जीवित रही। गांव गांव में बूढ़े किस्सागो ये बताते कि कैसे कभी विदेशी घुड़सवार आए थे, जिन्होंने तलवार से राजाओं को परास्त किया और फिर उसी धरती के रक्षक बन गए। कहीं उन्हें आक्रांता कहा गया, कहीं उन्हें न्यायप्रिय बताया गया। कुछ लोकगीतों में शकों का नाम शक या शक राजा के रूप में गूंजता रहा। समुद्र पार से आने वाले व्यापारियों के जहाज जब भरीगोकच के बंदरगाह पर लगते, तो वे अब भी कहते ये वही तट है जहां कभी शक राजाओं के सिक्के चलते थे। उस बंदरगाह का नाम गुप्त काल में भी वैसा ही रहा और समुद्री व्यापार में शकों का योगदान सदा स्मरणीय बना रहा। गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद भारत ने स्वर्ण युग देखा, किंतु वह स्वर्ण युग भी आंशिक रूप से उन आधारों पर टिका था जिन्हें शकों और सातवाहनों ने पहले से तैयार किया था। व्यापार मार्ग, नगरों का विकास, बंदरगाहों की स्थापना, ये सब शकों की मेहनत और दृष्टि का परिणाम थे। धीरे धीरे शक वंश केवल इतिहास के पन्नों में रह गया। उनकी राजधानियां उज्जयिनी और गिरनार गुप्तों और बाद में अन्य राजवंशों के अधीन आ गईं। परंतु उनकी स्थापत्य कला, उनकी सिक्के बनाने की कला, उनकी प्रशासनिक उपाधियां और उनके संवत ने आने वाली सदियों तक भारत के इतिहास को आकार दिया। शकों का अंत गुप्तों के हाथों हुआ, परंतु उनका वास्तविक अंत कभी नहीं हुआ। वे इस भूमि में रच बस गए। उनके वंशजों ने भारतीय नाम धारण किए, भारतीय परंपराएं अपनाई और अंततः इस विशाल सांस्कृतिक महासागर में घुलकर स्वयं को अमर कर लिया। आज भी जब इतिहासकार शकों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें केवल आक्रांताओं का इतिहास नहीं दिखता, बल्कि वह एक ऐसी गाथा प्रतीत होती है जिसमें विदेशी और भारतीय संस्कृति ने मिलकर एक नया रंग रचा। यही शकों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने भारत को जीता और फिर भारत ने उन्हें जीत लिया।